स्वागत है आपका एसएमसी परिवार एंड सफलता मिशन चैनल पे। जैसा कि बिहार दौरा का आप जानते ही होंगे वैकेंसी आई हुई है और जिसके संदर्भ में एसएमसी समस्तीपुर सक्सेस मेकर क्लब के द्वारा वीकली टेस्ट का आयोजन किया जाता है और उस वीकली टेस्ट में जो हम लोग का टेस्ट दिया जाता है उसका डिस्कशन हम आज कराने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। 100 प्रश्न होंगे, कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रश्न होंगे उससे 2 से 3 फैक्टर्स एक्स्ट्रा बताने का। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका पेनिसिलिन की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो आपको पहला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। और अगर हम बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा कब किया गया था तो आप लोग लिख लीजिएगा 1928 में किया गया था। कब किया गया था? 1928 में पेनिसिलिन की खोज किया गया था जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है द टीम ड्रीम किस नोबेल पुरस्कार की विजेता की कीर्ति है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा डोरिस लेंसिंग हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन से 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त आयोग की बात करते हैं दोस्त, ये वाई वी रेड्डी हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं वित्त आयोग के संदर्भ में तो याद रखना है आपको वित्त आयोग का गठन की अगर हम बात करते हैं, वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। और अगर हम बात करते हैं वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष तो ये आपको के सी नियोगी थे। कौन थे? के सी नियोगी थे। एक सेकेंड दोस्त, के सी नियोगी हो जाएंगे, नियोगी हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं अभी फिलहाल में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है तो अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। क्या है? तो एनके सिंह आप याद रखिएगा, एनके सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वें वित्त आयोग का। आपसे पूछा गया था 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है तो वाई वी रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था? भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था? तो ये आपको पटना विश्वविद्यालय के ही बारे में बोला है। और मैं बात करूं पटना विश्वविद्यालय की तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है मेरे दोस्त? 1917 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1917 में। हालांकि आपसे पटना उच्च न्यायालय की अगर बात करें, पटना उच्च न्यायालय की बात करें तो 1916 में हो जाएगा। आपसे फिर क्वेश्चंस पूछा जाता है बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार बंगाल से अलग की बात करते हैं मेरे दोस्त तो ये आपका 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। और बिहार दिवस की बात करते हैं कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च को मनाते हैं और 22 मार्च को ही कौन सा दिवस मनाते हैं? तो जल दिवस भी हम कब मनाते हैं दोस्त? 22 मार्च को ही मनाते हैं। आप थोड़ा सा छोटा चीज को आप समझने का प्रयास करिएगा जिसके माध्यम से आप जो है प्रश्न को अच्छा से समझ सकते हैं। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो गया है। द टीम ड्रीम किस नोबेल पुरस्कार की विजेता है? इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए था। इसका राइट आंसर देखिएगा, 1 मिनट दोस्त, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुंटर ग्रास हो जाएगा। गुंटर ग्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम देखने का प्रयास करते हैं। आगे क्वेश्चन आपका किस पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? तो ये आपका सत्यजीत राय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करते हैं मेरे दोस्त 21 जून को मनाते हैं। और 21 जून को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये कब से मनाते हैं तो आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करते हैं तो 2015 से मनाते हैं। कब से मनाते हैं मेरे दोस्त? 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चंस आप लोग कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। आगे क्या है? गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो आप देखने का प्रयास करिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी। अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त सोन नदी की तो सोन नदी निकलती कहां से है हम ये भी बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा सोन नदी की बात करते हैं मेरे दोस्त, सोन नदी तो सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और अमरकंटक की पहाड़ी से मैं बात करूं तो अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी निकलती है। कौन कौन सी नदी निकलती है? तो एक तो आपका सोन हो गया और एक नर्मदा नदी हो गया और एक की बात करें तो महानदी हो गया।
तो आप ये तीनों नदी की बात करते हैं मेरे दोस्त, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और हम बात करते हैं सोन नदी, तो अमरकंटक की पहाड़ी से उत्तर की ओर निकलती है। किधर की ओर निकलती है? तो उत्तर की ओर निकलती है। अगर हम नर्मदा नदी की बात करते हैं तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर निकलती है। किधर की ओर निकलती है? पश्चिम की ओर निकलती है। अगर मैं बात करूं महानदी की, तो निकलती तो है दक्षिण की ओर, लेकिन फिर कहां उधर जाती है? तो ये पूर्व की ओर बहती है। अगर हम बात करते हैं सोन नदी, जो कि गंगा में आकर के मिल जाती है। नर्मदा नदी की मैं बात करूं तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर जाती है और लास्ट में अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। मैं वही महानदी की बात करूं तो ये कहां जाती है? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। चलिए आगे प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। आगे क्या है? निम्नलिखित में से गलत एवं को चिन्हित करें। मैडम क्यूरी डायनामाइट से दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही गलत दिया गया है। बाकी का जीसी बेल की बात करते हैं, टेलीफोन सही है। जेल बेयर्ड की बात करते हैं, टेलीविजन की खोज करता हुए। और जेम्स वॉट की बात करते हैं तो स्टीम इंजन की खोज करता हुए। अगर हम बात करते हैं डायनामाइट, तो डायनामाइट के खोजकर्ता कौन हुए थे? अल्फ्रेड नोबल। कौन हुए थे दोस्त? अल्फ्रेड नोबल। आप याद करने का प्रयास करिएगा, कौन हुए थे? अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल। तो ये आपका डायनामाइट के खोजकर्ता हो गया। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, आगे क्या है? मशहूर पेंटिंग हंस दैमती के चित्रकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजा रवि वर्मा। कौन हो जाएंगे मेरे दोस्त? तो राजा रवि वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। फिर आगे 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, आनुवांशिकी के पिता या वैज्ञानिक कौन थे? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को जो है आनुवांशिकी का जनक या आनुवांशिकी का पिता के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आगे है, देखिएगा परमाणु रिएक्टर दिया गया है। और आपसे जो है स्टेट की हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा देखिएगा तो कहाँ आ जाता है ये बार बार। एक सेकंड मेरे दोस्त, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। आगे का अगर हम बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न की, अगर हम बात करते हैं तो 11 नंबर प्रश्न में आपका क्या है? एक बल न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम दिया गया है और एक बल क्या है? तो आपका स्टेट्स का नाम दिया गया है। तो आपको इसमें से मैच करना है, कौन सा न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं तो किस स्टेट में है, वो आपको ढूंढ करके इसमें राइट आंसर इसका देना है। देखिएगा हम इस जगह लिख देते हैं और आप लोग भी इसको लिखने का प्रयास करिएगा। देखते हैं कौन सा कर्नाटक की बात करते हैं, तो देखिएगा कर्नाटक में कौन सा जो है न्यूक्लियर पावर है। और हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो देखिए मैच करने की प्रयास करते हैं। कुंडलकुलम की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? कैगा की बात करते हैं तो कहाँ स्थित? देखिएगा दोस्त, कैगा की बात करते हैं तो ये कर्नाटक हो जाएगा। नरोरा की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और काकरापाड़ा की बात करते हैं तो गुजरात हो जाएगा। और कुडनकुलम जो एक दिया गया है मेरे दोस्त, ये थोड़ा सा अनमैच है। कुडनकुलम तमिलनाडु होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा। ये कर्नाटक न होकर के इस जगह आप तमिलनाडु कर लीजिएगा। कौन सा? तमिलनाडु। ये थोड़ा सा मिस था इस जगह पे क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से आप मैच कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। नरोरा की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कुडनकुलम की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। काकरापाड़ा की बात करते हैं तो ये गुजरात में हो जाएगा। और कैगा की बात करते हैं तो ये कर्नाटक में हो जाएगा। ये थोड़ा सा ऑप्शन में अनमैच था, इसलिए इसको जो है सो इग्नोर करिए और आप लोग सीखने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है बीमारियों और उनके जांच को सही रूप से स्तंभों का मिलान करना है। देखिएगा सब जांच दिया गया है और एक साइड क्या है तो बीमारी का नाम दिया गया है। आप लोग भी मैच कर सकते हैं, मैच करना है। देखिए सबसे पहले कौन सा है? विडाल टेस्ट। हालांकि सभी लोग जानते भी होंगे, गांव घर में विडाल टेस्ट की बात करते हैं मेरे दोस्त, किससे संबंधित है? टाइफाइड से है। किससे है? तो टाइफाइड से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डिक टेस्ट, डिक टेस्ट की बात करते हैं दोस्त, स्कारलेट फीवर के द्वारा जो है ये टेस्ट किया जाता है। अगर आपको ये फीवर लग गई है तो कौन सा टेस्ट की जरूरत है? डिक टेस्ट की जरूरत होती है। वही अगर हम बात करते हैं एलिसा टेस्ट, तो आप एलिसा टेस्ट के बारे में जानते होंगे कि किससे संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है। वही अगर हम बात करते हैं आर ए फैक्टर की, तो आर ए फैक्टर किससे संबंधित हो जाएगा? तो आप देखने का प्रयास करिएगा, ये आपका किससे है? तो ये गठिया से हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं टोर्निकेट टेस्ट की बात, तो डेंगू बुखार से हो जाएगा। इस प्रकार से आप मैच कर सकते हैं। 1 का 3 राइट आंसर हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 2 का, तो 2 का 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है
कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सभी लोग जानते भी होंगे कार के बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का किया जाता है। अगर हम इसका सूत्र की बात करते हैं H2SO4 क्या होता है, H2SO4 के रूप में इसको लिख सकते हैं। इसके बाद है आगे बोको हराम क्या है, तो बोको हराम एक नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। क्या है मेरे दोस्त, नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था, तो सभी लोग जानते भी होंगे मरणोपरांत से सबसे पहले किन्हें सम्मानित किया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री को किया गया था। आप ऑप्शन में देखने का प्रयास करिएगा, किसको दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। अगर हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत कब दिया गया था, तो आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा कब दिया गया था, तो 1966 में दिया गया था। कब दिया गया था मेरे दोस्त, 1966 में लाल बहादुर को मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। आपसे क्वेश्चंस बहुत सारे इस प्रकार से प्रधानमंत्री से बनते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री से आपसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, आखिर में कितने प्रधानमंत्री ऐसे हुए थे जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था, या लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु किस प्रकार से हुआ था, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ऐसे 3 प्रधानमंत्री हुए थे जिनकी कार्यकाल के दौरान ही डेथ हुआ था। और अगर हम बात करते हैं प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम प्रधानमंत्री की बात करते हैं मेरे दोस्त, जवाहरलाल नेहरू थे। और अगर हम बात करते हैं दूसरे प्रधानमंत्री कौन हुए थे, तो लाल बहादुर शास्त्री हो गए। और तीसरे प्रधानमंत्री की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो इंदिरा गांधी हो गए, इंदिरा गांधी। हालांकि थोड़ी सी लिखावट अच्छी नहीं है, मुझे इस बात से खेद है, थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास करिएगा, ये नहीं कि अशुद्धि को ढूंढना प्रयास कर दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, तो ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन हुए जिन्होंने कार्यकाल के दौरान मरे थे, तो आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। वही दूसरे प्रधानमंत्री की बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद समझौता के दौरान ही हो गया था। और ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो 1966 में ताशकंद समझौता होती है। इंदिरा गांधी की बात करते हैं, इंदिरा गांधी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, 1971 में किया गया था। आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं रावी की, चिनाब के, ब्यास के, तीनों नदी का जो है उद्गम भारत से ही होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सतलज की, तो सतलज की जो है सो उद्गम की बात करते हैं तो ये तिब्बत से होती है। तो आप लोग इस प्रकार से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत से नहीं होती है। आगे है जल्लीकट्टू सांढों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है, तो ये सभी लोग जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे है उच्च श्रृंखलन कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत की पुष्टि किया है। ये मेनका गांधी केस था, जो कि मेनका गांधी केस की बात करते हैं, ये आपको रिपोर्ट कब दिया था, तो आप लोग सभी लोग लिख लीजिएगा। इसकी रिपोर्ट जो आई थी 1978 में आई थी। कब आया था, 1978 में आया था मेनका गांधी रिपोर्ट। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन है आपका, शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित किया गया है। शराबबंदी संविधान की जो है धारा 47 की अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 47 की बात करते हैं, तो ये अनुच्छेद 47 में ये वर्णन किया गया है। अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, ये कहाँ देखने के लिए मिलता है संविधान में, अगर हम बात करते हैं ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में मिलता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस भाग में है, तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं मेरे दोस्त, भाग 4 के अंतर्गत है। वही आपसे अनुच्छेद की बात करेगा, अनुच्छेद कहां से कहां तक है, ये तो 36 से आप लोग 51 देखने के लिए मिलता है। यानी अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में कहा गया है। तो आप लोग इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, बहुत सारे नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछा जाएगा। हालांकि जब हम फ्री में क्लास लेंगे तो सारा अनुच्छेद आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक जो कि टेस्ट का क्वेश्चन है, तो ज्यादा हम फैक्टर्स बताएंगे तो थोड़ी सी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है आप लोग थोड़ा सा इस चीज को देखने का प्रयास करिए। चलिए आगे है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, तो आप लोग मिल्क फीवर होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, और इसका राइट आंसर मिल्क फीवर ही हो जाएगा। इसके बाद 21 में आप देखने का प्रयास करिएगा। 21 में है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। मेरे दोस्त, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपसे ऐसा प्रश्न पूछा ही जाता है एग्जाम में। राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, वित्तीय आपात की बात करते हैं, या आप बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ आपसे पूछा गया है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। हालांकि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे बात करूं राष्ट्रीय आपातकाल की, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में वर्णित है। वही आपसे पूछे राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, तो ये आपका कितना हो जाएगा 356 में हो जाएगा। वही आपसे पूछे वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात अनुच्छेद कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 360 अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। आपसे पूछा जाएगा भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार किया गया है, तो आपको याद रखना है 3 बार किया गया है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कब किया गया है, तो याद रखना है सबसे पहले 1962 में किया गया था। अगर हम दूसरी बार की बात करते हैं तो 1971 में किया गया था। वही हम तीसरी बार की बात करते हैं तो 1975 में किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, पहली बार अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूछे तो 1962 में किया गया था। दूसरी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात करें तो 1971 में किया गया था, और तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात करें तो 1975 में किया गया था। वित्तीय आपातकाल की बात करें दोस्त, वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया है। हालांकि ऐसा कंडीशन आया था, जो समय में फाइनेंस मिनिस्टर की बात करते हैं तो मनमोहन सिंह थे, और उन्होंने भारत में जो अगर हम बात करते हैं फाइनेंस कंडीशन की तो बहुत ही उसको संभाले थे। इसलिए अभी तक ऐसा एक बार भी नहीं देखा गया है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत में हुई है। तो आप राष्ट्रीय आपात से याद रखिएगा 1962, 71 और 75। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो आपका स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में होती है। कब होती है मेरे दोस्त, 1901 में होती है। सबसे पहले किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर को मिला था। और किसके लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए मिला था। और कब मिला था, तो 1913 में मिला था। आप इस बात को याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट के बारे में बात कर रहा है। 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे, तो आप लोग जानते भी होंगे, हालांकि नहीं जानते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि कौन थे, तो पंडित मदन मोहन मालवीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे आपको मैच करना है। हाँ, आगे आपका देखिएगा नेशनल पार्क दिया गया है और एक जगह स्टेट दिया गया है। इसको कह रहा है मैच करने के लिए। आप इसको मैच आसानी से कर सकते हैं। देखिए, ऐसा मैचिंग जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको जो आता है उसको मैच करने का प्रयास करिए। इसके बाद जो नहीं आता है, एक दो ऐसे बचेंगे जो ऑप्शन से ही आपको छट जाएंगे। हालांकि ये आसान ही है। बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये कर्नाटक हो जाएगा, जो कि कहाँ है, 1 का 4 हो जाएगा। वही बुक्सा टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये कहाँ हो जाएगा मेरे दोस्त, तो पश्चिम बंगाल में। बुक्सा कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आर्सेनी, यानी कि वो भी एक प्रकार की अगर बात करते हैं तो रिजर्व ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं पेंच नेशनल पार्क, तो पेंच ये देखिएगा दोस्त लोकेटेड, अगर आप देखने का प्रयास करते हैं तो ये महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश दोनों में है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का 4 हो जाएगा। 2 की बात करते हैं तो 2 का 3 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में देखने का प्रयास करिएगा। इसके बाद 3 की बात करते हैं, 3 का 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा की डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम बात करते हैं राष्ट्रीय, अगर हम बात करते हैं इसको जो है गंगा डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय मछली के रूप में अगर कब स्वीकार किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा 2009 में। कब किया गया है, 2009 में। अगर हम बात करते हैं गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया है, तो ये गंगा को ये क्या है दोस्त, ये आपको डॉल्फिन आपको याद रखना है। क्या चीज, डॉल्फिन। डॉल्फिन 2009 हो जाएगा। वही बात करते हैं गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया है, तो 2008 में किया गया था। ये दोनों प्रश्न को आप याद करने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, सूची 1 से सूची 2 में आपको सम्मिलित करना है। एक प्रकार का उत्पादन दिया गया है और एक प्रकार की क्रांति से संबंधित है, आपको मैच करना है। 1 से सेकंड में आपको मैच करना है। देखिएगा, खाद्य उत्पादन से वृद्धि में कौन सी क्रांति है, दूध उत्पादन की वृद्धि में कौन सी क्रांति आई थी, मत्स्य उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति आई थी, एवं उर्वरक से संबंधित कौन सी क्रांति आई थी। तो देखिएगा, खाद्य उत्पादन से वृद्धि के लिए कौन सा क्रांति आया था, तो हरित क्रांति आया था। और इसके बात करते हैं दूध उत्पादन से कौन सी क्रांति आई थी, तो श्वेत क्रांति आया था। और हम बात करते हैं मत्स्य क्रांति के लिए, तो नीली क्रांति आई थी। और उर्वरक क्रांति की बात करते हैं तो भूरी क्रांति आई थी। यानी कि आपका 1 का 1 हो जाएगा, 2 का
का 3 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा और 4 का 4 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। और हम बात करते हैं हरित क्रांति की मेरे दोस्त। तो हरित क्रांति भारत में कब आया था? हरित क्रांति की मैं बात करूं, ध्यान देना आपको, हरित क्रांति की तो हरित क्रांति 1966-67 के दौरान आया था, 1966-67 के दौरान आया था। और हरित क्रांति को अगर हम भारत में जनक के रूप में जानते हैं एम.एस. स्वामीनाथन को, आप लोग लिख लीजिएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति के रूप में हम जानते हैं। वही आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को, आप लोग याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग को जानते हैं। तो आप लोग इसको याद करने का प्रयास करिएगा। इसके बाद आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिक के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो देखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ही मूल कर्तव्य की जो है आपको सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं मूल कर्तव्य की, तो वर्तमान में अगर हम बात करते हैं मूल कर्तव्य की संख्या, वर्तमान में मूल कर्तव्य की, तो टोटल मूल कर्तव्य की अगर हम बात करते हैं तो 11 मूल कर्तव्य है। देखिएगा, मूल संविधान में अगर आपसे पूछा जाएगा मूल कर्तव्य की संख्या थी, तो एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। लेकिन 42वें संशोधन के द्वारा टोटल 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। कितने दोस्त? 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और 11वां जो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और 86वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 2002 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। और 86वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो ये आपका शिक्षा से संबंधित अधिकार था, जो कि जोड़ा गया था, शिक्षा से संबंधित अधिकार था, इसको जोड़ा गया था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मूल कर्तव्य जो था, मूल कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य की बात करते हैं मेरे दोस्त, रसिया के संविधान से लिया गया है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस भाग में मूल कर्तव्य की चर्चा किया गया है? तो मैं भाग की बात करता हूं, तो भाग 4 का क में इसकी चर्चा किया गया है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये अनुच्छेद में कहां वर्णित है? तो आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा। अगर अनुच्छेद की बात करते हैं मेरे दोस्त, 51 के क में आपको ये चीज देखने के लिए मिलता है। तो आप इस सभी प्रश्न को याद करने का प्रयास करिएगा। चलिए, फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, स्वर्ण सिंह समिति जो आया था 42वें संविधान संशोधन में के तहत कब आया था? ये आपको याद रखना है, 1976 में आया था। कब आया था मेरे दोस्त? 1976 में आया था। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, स्वर्ण सिंह समिति में कुल मेंबर्स कितना थे? टोटल अगर हम बात करते हैं, टोटल सदस्य कितना थे? तो याद रखना है आपको, टोटल सदस्य की बात करते हैं तो 12 सदस्य थे। आप इस चीज को लिखने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका गोल्फ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे आपको मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 में आपको मिलान करना है। देखिएगा, आगे क्वेश्चन आपका है, सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलान करना है। एक बगल क्या दिया गया है? तो आपका हार्मोन दिया गया है और एक बगल उससे संबंधित दिया गया है। तो देखिएगा कितना नंबर क्वेश्चन है? 29 नंबर है। देखिएगा 29 नंबर में क्या है? पहला में क्या है? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन, इसके बाद एस्ट्रोजन है, आप लोग सभी जानते हैं। देखिए, ऐसा क्वेश्चन में जो आप पहले जानते हैं उसी को बनाने का प्रयास करिए, बहुत आसानी होगा। एड्रेनलिन की बात करते हैं, जिससे क्या होता है? तो गुस्सा और डर हो जाएगा। एस्ट्रोजन की बात करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ये महिलाओं में होता है, जो कि 2 का कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 3 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा यहाँ पे। और अगर हम बात करते हैं फिर क्या है? इंसुलिन की, तो सभी लोग जानते होंगे, ग्लूकोज के कारण होता है। अगर हम बात करते हैं फोर्मोन्स की, तो फोर्मोन्स क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ये आपका हो जाएगा साथी आकर्षण करना, गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा। 2 का कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर में, देखिएगा हालांकि 2 और 3 में दिया गया है। फिर इंसुलिन यानी कि 3 का कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखने का प्रयास करिएगा। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ 3 में ऐसा लिखा गया है और इसी इसका राइट आंसर, यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है?
हाँ 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल के उपयोग में किया जाता है? तो सभी लोग जानते भी होंगे किसको, सिलिकॉन को हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन क्या होता है मेरे दोस्तों, अर्धचालक होता है। क्या होता है? अर्धचालक होता है। इसके बाद देखिएगा मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? ये मिनी माता जो होता है ये पारा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पारद के कारण ही मिनी माता रोग होता है। इसके बाद आगे है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था? ये कहाँ किया गया था? पोखरण में। और पोखरण कहाँ पड़ता है? तो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। इसके बाद आगे देखिएगा, आगे है लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है? तो लोहे का शुद्ध रूप जो होता है वो पिटवा लोहा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा लोहा होता है? पिटवा लोहा होता है। और सबसे कम अगर हम बात करते हैं कार्बन किसमें होता है मेरे दोस्त? तो पिटवा लोहा में ही होता है। चलिए आगे है, साबुन किसका सोडियम साल्ट है? ये आपका एस्टेरिक अम्ल का है। किसका है मेरे दोस्त? एस्टेरिक अम्ल का है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में कौन सा युक्त है? यानी देखना है आपको क्लोरोफिल में क्या होता है और हीमोग्लोबिन में क्या होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफिल की मैं बात करता हूं तो मैग्नीशियम होता है, जिसको हम Mg से लिख सकते हैं। वही बात करते हैं हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो लोहा होता है, जिसको हम Fe से लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ऐसा लिखा गया है और सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार नीतीश देख लीजिए तो अच्छी हो रहा है चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है, हो रहा है ना? ग्रह किस दिशा में घूमता है? ये आपका घूमता है पश्चिम से पूरब। कहाँ घूमता है? पश्चिम से पूरब भूस्त्रिपुरा घूमता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न को आप इस सूची 1 से सूची 2 में आपको मिलान करना है। देखिए बिहार दरोगा या बीपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं तो सूची 1 से सूची 2 में मिलाने वाला प्रश्न की बात करते हैं तो 3-4 प्रश्न ऐसे आ सकते हैं। हालांकि पिछले बार 3 प्रश्न ऐसा दिया गया था, लेकिन आपको 3 से 4 प्रश्न ऐसे देखने के लिए मिल ही सकता है, कभी 5 भी हो सकता है। तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने का भी प्रयास करिएगा। चलिए इसको मिलाते हैं और इस प्रश्न में जब आप जो पहले जानते हैं उसी को मिलान करने का प्रयास करिएगा। देखिएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्डियोटोटिस निग्रिसेप्स हो जाएगा। वह इंडियन रॉक पाइथन की बात करते हैं, पाइथन मोलुरस हो जाएगा। इसके बाद एशियाटिक हाथी की बात करते हैं, एलिफास इंडिकस हो जाएगा। और स्थूलवीर की बात करते हैं तो मेलुरस उर्सिनस हो जाएगा। जो कि इस प्रकार से आप मिलान करके आप मैच कर सकते हैं, यानी 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, इसके बाद 3 का 4 हो जाएगा और 4 का 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दिया गया है और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है अंकित मूल्य पर 12,000 रुपए वाली एक टेबल 11,000 रुपए में बेची जाती है, टेबल पर दी गई दर क्या होगा? तो आप इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं इसको। अंकित मूल्य की बात कर रहा है तो कितना है आपका 12,000 रुपए है। कितना है? 12,000 रुपए है। एक टेबल को 11,000 रुपए में बेची जाती है तो कितना कम में बेची जाती है? 1,000 रुपए में। आप यहां से निकाल सकते हैं, इसका 12,000 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं, तो ये आपका छूट प्रतिशत निकल जाएगा और जो आएगा आप राइट आंसर इसको लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हालांकि थोड़ा सा डिस्प्ले में प्रॉब्लम होती है। आगे देखिएगा कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। किधर चलता है? तो पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले दिशा बना लीजिए, ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। सबसे पहले कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर, यानी कि पॉइंट अगर मिड में यहाँ है, अगर 1 किलोमीटर हम पूरब में जाते हैं तो यहाँ तक 1 किलोमीटर हुआ। इसके बाद कह रहा है फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से चला और 5 किलोमीटर यहाँ से चला दक्षिण की ओर। फिर कह रहा है पुनः वह पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। पुनः पूर्व की ओर अगर 2 किलोमीटर चलता है तो यहाँ से इधर 2 किलोमीटर चलेगा। फिर कह रहा है फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। जब उत्तर की ओर हम 9 किलोमीटर चलाएंगे तो सीधी बात है ऊपर की ओर चलेगा और कितना चलेगा? ये ओवरऑल 9 किलोमीटर चलेगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ से ये दक्षिण 5 किलोमीटर गया था, ये कहीं न कहीं 5 किलोमीटर ये जरूर होगा। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करते हैं तो 4 किलोमीटर यहाँ होगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है वह प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है। देखिएगा ये 1 किलोमीटर था और ये 2 किलोमीटर था, तो यहाँ 2 किलोमीटर हम लिखने का प्रयास करेंगे। और अगर हम बात करते हैं ये ओवरऑल 3 किलोमीटर हो गया, ये 4 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक मिलाने का प्रयास करते हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में बन गया। और ये आप जानते भी होंगे, अगर 3, 4 और 5 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं तो यहाँ
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी वो 5 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है और सी ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका सचिन राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा है। सचिन क्या है तो राहुल की तुलना में आपको छोटा कर रहा है, कितने वर्ष तो 7 वर्ष का छोटा है। एक बार प्रश्न को अच्छा से पढ़ लेते हैं। हाँ, सचिन राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा है। यदि उसकी उम्र का क्रम सा अनुपात दिया गया है तो सचिन की उम्र क्या होगा। तो सचिन का उम्र आपसे पूछा गया है। देखिएगा सबसे पहले सचिन राहुल से 7 वर्ष छोटा है। सचिन क्या है राहुल से 7 वर्ष छोटा, यानी कि ये अगर x वर्ष का है तो ये x माइनस 7 वर्ष का हो जाएगा। और फिर कह रहा है इनकी उम्र का रेशियो की बात करते हैं तो कितना है 7:9 के रेशियो में है, यानी कि x है और एक x माइनस 7 है। अगर हम बात करते हैं इसके रेशियो की तो 7/9 के रूप में इसको लिखा गया है। यहाँ से आप कर सकते हैं कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा इक्वल 7x हो जाएगा माइनस 49 हो जाएगा। यहाँ से आप निकालिएगा 2x हो जाएगा इक्वल कितना हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, थोड़ा सा देखिए। हाँ, यहां से अगर हम बात करते हैं देखिएगा सचिन की अगर बात करते हैं तो कितना था मेरे दोस्त, तो ये आपका x माइनस 7 था। और इसका राहुल की बात करते हैं तो आपका x था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके रेशियो का तो रेशियो दिया गया है आपको, तो ये आपका x माइनस 7 हो जाएगा सचिन का, और राहुल की बात करते हैं तो x हो जाएगा। इसके बाद कर रहा है इसके रेशियो की बात करते हैं तो कितना दिया गया है आपका, तो ये आपका 7 रेशियो कितना है तो 9 दिया गया है। इस जगह से आप निकालने का देखिएगा ये 9:7 हो जाएगा इसका, एक सेकेंड 9:7 हो जाएगा 9/7। यहाँ से निकालिएगा तो 7x हो जाएगा माइनस 49 हो जाएगा इक्वल कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा अगर हम बात करते हैं, सॉरी ये x हो जाएगा मेरे दोस्त, ये x है, ऊपर में राहुल का था। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इधर आकर के 9 पॉजिटिव में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, और 7 जब हम इसमें ऐड करने का प्रयास करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। इसके बाद इधर ये निगेटिव में है इक्वल के उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव में 49 हो जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं तो एक चीज देखिएगा, काटने का प्रयास करते हैं, फिर निगेटिव में कैसे आ जाएगा, इस प्रकार से आप निकालेगा तो कितना आ जाएगा 24.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिएगा आगे, हालांकि इसको ऑप्शन से आप देखने का प्रयास करिएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं इस प्रश्न को। देखिएगा 24.5 आप रख के देखिए, आसानी से ही आ जाएगा। किसका कहा था सचिन का, सचिन का रेशियो अगर हम बात करते हैं तो सचिन का अगर हम मान लेते हैं कितना दिया गया है आपका 24.5, जो कि अगर हम बात करते हैं सचिन का जो कि वर्तमान में कितना दिया गया है रेशियो की अगर बात करते हैं तो आपका कितना है 7 है, तो 7 इक्वल आप लिख सकते हैं इतना, तो आपका 9 रेशियो कितना हो जाएगा। यहां से निकाल करके आप रेशियो को तुलना कर सकते हैं, आ सकती है आंसर। इसके बाद आगे देखिएगा कह रहा है इसमें से अगला भिन्न कौन सा हो जाएगा। अगला भिन्न आपसे पूछा गया है, देखिएगा हाँ ये है, देखिएगा ये थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का भी है। तो ये इसका नीचे से देखिएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि नीचे में तो 128 होगा ही, और एक ही ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो कि ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दिया गया है। रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था, आप बना सकते हैं आसानी से। चलिए आगे है, आगे यदि प्लस का मतलब गुना दिया गया है, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले आप लिख लीजिए, इक्वेशन को लिखने का प्रयास करिए। कितना है तो 18 है प्लस 10 है मल्टीपल 20 है, इसके बाद क्या है -8 है डिवाइड 6 है इक्वल आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा प्लस का मतलब क्या लिखा है मेरे दोस्तों, गुना लिखा है, यानी कि 18 गुना हम 10 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस का मतलब ही कह रहा है गुना है। फिर गुना का मतलब आगे क्या कहा गया है देखने का प्रयास करिएगा। आगे फिर क्या है, गुना है, माइनस का मतलब भाग है, और गुना का मतलब क्या किया है तो ऐड किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे तो ऐड कर देंगे, और ऐड कितना करेंगे तो 28 करेंगे। कितना करेंगे तो 28 करेंगे, क्योंकि ये दिया ही गया है। फिर आपका माइनस का मतलब क्या है डिवाइड है, तो माइनस की जगह हम क्या कर सकते हैं तो डिवाइड कर सकते हैं, और 8 डिवाइड है। इसके बाद क्या है, डिवाइड का मतलब आपको क्या है तो सब्ट्रैक्ट है, यानी कि घटाना है, तो -6 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो 180 हो जाएगा, फिर 20 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। तो ये आपका 200 हो जाएगा। इसके बाद डिवाइड क्या है तो 8 है, अगर आप इसको जो है 8 से डिवाइड करिएगा फिर क्या है तो -6 है। आप इसको डिवाइड जब करिएगा ये कितना से हो जाएगा, आप लिख सकते हैं कितना, तो ये आपका हो जाएगा 25, याद करिएगा, यानी कि 25 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको घटाइएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और 19 आ जाएगा आपका, 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे वह विद्यार्थी जिन्होंने रुपए का डिजाइन तैयार किया था वह कहाँ पढ़ा था, तो आप याद करिएगा वो आईआईटी बम्बई में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? आईआईटी बम्बई में पढ़ा था। और रुपए की डिजाइन की बात करते हैं तो आप लोग याद करिएगा डी उद्यन के द्वारा जो है रुपए के डिजाइन किया गया था। तो ये आपका जो पढ़ा कहाँ था, तो ये बम्बई में पूछा। हालांकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो कहाँ पढ़ा था, किसने किया था, तो आप इस बात को याद रखेगा। और आपसे बात करें टोटल, अगर हम बात करें नोट में टोटल कितनी भाषा होती है, टोटल भाषा आपसे अगर आपसे पूछे टोटल भाषा की बात करें कितनी होती है, 17 भाषाएं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा FTSE, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है किसको अच्छा समय का राजा कहा जाता है, तो ये आपका विजय माल्या हो जाएगा। आप लोग सभी जानते होंगे कि विजय माल्या के बारे में तो जानते होंगे, भगौड़ा के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह का प्रयोग किया था, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेस्टा मिल्सन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र बजाने में प्रसिद्ध था, ये साज नहीं, हालांकि ठीक है साजबाज ठीक ही है, बजाने के लिए प्रसिद्ध था, सभी लोग परिचित भी होंगे। बिस्मिल्लाह खान जो थे शहनाई वादक थे और बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। अगर हम बात करें बिस्मिल्लाह खान के बारे में तो थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और भारत रत्न की बात करते हैं तो कब दिया गया था, तो 2001 में दिया गया था। और 2001 में एक व्यक्ति को और दिया गया था जो कि चर्चित ही थी, जो कि कौन थी, लता मंगेशकर को भी 2001 में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मैं बात करूं भारत रत्न की, तो भारत रत्न 1954 से दिया जाता है, और 1954 में 3 भारतीयों को जब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एक तो आपका कौन थे, श्री राजगोपालाचार्य थे। दूसरे की बात करते हैं तो राधा कृष्णन थे, और एक की बात करें तो वेंकट रमन थे। तो आप इन तीनों को याद करने का प्रयास करिएगा। और अधिकतम बात करते हैं एक बार में भारत रत्न कितनी दिया जा सकता है, 3 व्यक्ति को ही अधिकतम भारत रत्न दिया गया है। हालांकि 2019 के बाद अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया है, वेट है इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी गान शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुआ था, तो आपको याद रखना है ठुमरी हुआ था। कौन सा हुआ था, तो ठुमरी हुआ था। किसकी आत्मकथा है, द टेस्ट ऑफ माय लाइफ की बात करते हैं तो ये युवराज सिंह का, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है, तो आप ऑप्शन में देखिएगा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन बिहार से नहीं गुजरती है। हालांकि कर्क रेखा की बात करते हैं तो टोटल कर्क रेखा की बात करते हैं तो 8 भारतीय राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन से ऐसे 8 भारतीय राज्य है आपको याद रखने की जरूरत है, और आप लिखने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले आप लिखिएगा गुजरात। कौन सा मेरे दोस्त, गुजरात है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राजस्थान है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो झारखंड है, सॉरी उत्तर प्रदेश मेरे दोस्त नहीं है, हाँ इसके बाद क्या है, तो झारखंड है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक त्रिपुरा हो जाएगा, और एक बात करते हैं तो मिजोरम हो जाएगा। तो आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा। ये 8 राज्य से भारतीय राज्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों का उल्लंघन करता है, यानी कि उल्लंघन की उल्लेख करता है, सॉरी वही हमको लगा उल्लंघन कहां से लिखा गया। चलिए उल्लेख करता है तो आप जानते होंगे भाग 4 में अभी जस्ट बताए थे, जो कि भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। लेकिन अगर बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद की बात करते हैं तो 36 से 51 अनुच्छेद देखने के लिए मिलता है। आप इस चीज को याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद की बात करते हैं तो 36 से 51 हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव की बात करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव की पद्धति का स्रोत का किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा। ये चीज आपको आयरलैंड से लिया गया है। वही आपसे पूछा जाएगा उपराष्ट्रपति की बात करेगा तो उपराष्ट्रपति का जो पद जो लिया गया है ये कहां से लिया गया है मेरे दोस्त, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद जो है आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे अमेरिका के बारे में। मूल अधिकार की बात करें तो आप ये भी लिख लीजिएगा, मूल अधिकार कहां से लिया गया है, ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। इसके बाद देखिएगा किसने सरकार को 1905
हाँ, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। देखिए सर्वोदय योजना की अगर हम बात करते हैं वो तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, लेकिन आपसे पूछा जाएगा सर्वोदय शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो आप लोग याद करिएगा सर्वोदय शब्द की बात करते हैं तो ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। आप इस प्रश्न को याद करने का प्रयास करिएगा। आगे है पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो पीली क्रांति के बारे में बात करते हैं तो ये आपको तिलहन से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय तिलहन संस्थान की बात करते हैं, इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1986 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय की बात करते हैं ये हैदराबाद में है। कहाँ है दोस्त? हैदराबाद में है। इसके बाद आगे है और एक और है दलहन की बात करते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान की बात करते हैं, ये कानपुर में है। कहाँ है? तो कानपुर में है, याद करिएगा। चलिए आगे है किस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? सबसे कम की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो बैगनी का होता है। एक्चुअली होता क्या है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है और लाल का सबसे ज्यादा होता है। आप लोग याद करिएगा सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं तो लाल का होता है, सबसे कम की बात करते हैं तो बैगनी का होता है। लेकिन आपको याद रखना है तरंगदैर्घ्य में तो ऐसा हो गया, लेकिन अगर हम बात करते हैं विचलन में इसका उल्टा हो जाएगा, यानी सबसे अधिक विचलन की बात करें तो बैगनी का हो जाएगा और सबसे कम विचलन की बात करते हैं तो लाल का हो जाएगा। आप लोग याद करिएगा। चलिए आगे है प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में क्या हो जाएगा? देखिएगा इसका वैल्यू होता है 6.63 गुणे 10⁻⁻34। हालांकि दो ऑप्शन में आपको लिखा गया है तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एवं डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6.63 गुणे 10⁻⁻34 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है किस देश में सर्वाधिक टाइम्स जोन है? अगर हम बात करते हैं टाइम्स जोन की तो फ्रांस में सर्वाधिक टाइम्स जोन है। अगर हम बात करते हैं फ्रांस में कितने टाइम्स जोन है तो आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा। टोटल 12 टाइम्स जोन है। फ्रांस में कितना है मेरे दोस्त? तो 12 टाइम्स जोन है। वही बात करते हैं सेकंड नंबर पर किसका है, तो रसिया का याद रखना है, रसिया का है और कितना टाइम्स जोन है, तो 11 टाइम्स जोन है। इसके बाद आगे है हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये तना से होता है। किससे होता है? तो तना से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पुरातत्व लकड़ी की आयु का निर्धारण करने में किया जाता है? ये कार्बन 14 का किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बता देते हैं जल्दी थोड़ा। हाँ, इसके बाद आगे है निम्नलिखित में से एक वास्तविक फल का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आम। ऑप्शन में आप ढूंढने का प्रयास करिएगा, जो कि भारत का राष्ट्रीय फल भी है, जो कि आम हो जाएगा। आगे है ऋषिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। आगे है बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद करिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मधेपुरा में स्थित है। आगे है मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चा के टीकाकरण से संबंधित था। किससे था? बच्चे और गर्भवती की महिलाओं को टीकाकरण से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मिशन कब आया था इंद्रधनुष मिशन? तो ये आपका जब कब आया था 2014। आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा, 2014 में ये लाया गया था। चलिए आगे है पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। इसके बाद कर रहा हो गई है एक कार मालिक को पेट्रोल की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि पेट्रोल पर व्यय जो है कोई फर्क ना पड़े, यानी कि कोई वृद्धि ना हो। तो चलिए देखिएगा 20% की वृद्धि की बात करते हैं तो पहले कितना हुआ करता था? 100 हुआ होगा, इसके बाद 120 हुआ है। तो ये देखिएगा 5 से इसको काटेंगे, इसको 6 से काटेंगे। जैसे ही कहेगा इसके खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए तो आप इसको अपोजिट के साइड में लिखिए और देखिएगा यहाँ से कितना % की कमी कर रहा है? 1% की। किस पे? तो 6 पर, और 100 से आप क्या करिए तो मल्टीप्लाई कर दिए। इस प्रकार आप काट करके आंसर ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर आएगा। इसके बाद है किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई थी? तो आप लोग क्या चीज, हाँ तो इसमें देख लीजिएगा। हालांकि जो भी ऑप्शन होगा, हालांकि हम शायद ये गलत लगा दिए हैं, इसको कटने का प्रयास करिएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। हालांकि मैथ है, आप लोग बना करके स्वयं देखने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे है किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या किया गया था? तो आप लोग कमेंट करके इस प्रश्न को जरूर बताइएगा। एक प्रश्न हम छोड़ रहे हैं आप लोग के लिए। चलिए आगे है 74 गुना 52 को लिखा गया है, कितना? 9 के रूप में लिखा गया है। तो इस प्रकार से इसको देखिएगा, इसका अगर हम अंतर करते हैं तो कितना हो जाएगा अंतर? इसका 3 हो जाएगा, और इसका अगर हम अंतर की बात करते हैं 3 हो जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 आ जाएगा, और इसका अंतर की बात करते हैं 2 हो जाएगा, और इसमें अगर हम अंतर करते हैं 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं इसका अंतर का तो 4 हो जाएगा, और इसका अंतर की बात करते हैं तो 1 हो जाएगा। तो शायद मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन नहीं था, जो कि मैं बाद में सही करवाया था ऑप्शन नंबर डी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
तो आप ऑप्शन में डी कर लीजिएगा। चलिए आगे है, बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है? तो आप याद रखना है आपको 15 दिन पर। अगर हम बात करते हैं मुखिया पद के लिए अगर आप खड़ा होते हैं तो न्यूनतम आयु सीमा आपकी कितनी होनी चाहिए? तो आप लोग याद करिएगा 21 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं वोट गिराने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए। और 21 वर्ष पहले वोट गिराने का उम्र सीमा था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन, कौन सा? 61वें संविधान संशोधन जो हुआ था, 61वें संविधान संशोधन पहले सबसे पहले जान रहे कब हुआ था? 1989 में हुआ था। 1989 में हुआ था और इसी में जो है 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया वोट गिराने के लिए न्यूनतम आयु। इसके बाद आगे है, बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? नारायण वाणी सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है आपका, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे है, बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया था? तो ये आपका 1995 में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 1995 में। इसके बाद है, निम्न में से किसका प्रयोग पनडुब्बी में किया जाता है? तो पेरिस्कोप का प्रयोग किसके में करते हैं? तो पनडुब्बी में करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों से संबंध नहीं था? देखिएगा मेरे दोस्त, बारडोली सत्याग्रह किसान से संबंधित था। अहमदाबाद मिल मजदूर की बात करते हैं तो ये अहमदाबाद मिल मजदूर के कारण हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, 1917 में हुआ था। खैरा की बात करते हैं, ये भी 1918 में हुआ था। ये तीनों आंदोलन जो था किसान से संबंधित था, लेकिन अहमदाबाद जो था ये मिल मजदूर से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन से आपका आगे है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आता है? सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है। और इसका पीरियड की बात करते हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक हम मानते हैं। हालांकि कई कई बुक आपको 2500 ईसा पूर्व से 1750 भी देता है, तो आप देखने का प्रयास करिएगा। आगे है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन आपको श्री अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है, लेकिन इसी जगह आपको उल्टा अगर कर दे और इस जगह आपको लिख दे क्या, तो डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो डिवाइन लाइफ के आप जान जाइए, इसी जगह ऑप्शन भी दिया गया है, जो कि इस जगह डिवाइन लाइफ अगर लिखा रहता तो शिवानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है क्या, तो लाइफ डिवाइन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवा अरविंद घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिएगा, अनहैप्पी इंडिया को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा है, ये चीज गलत है। अनहैप्पी इंडिया की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो लाला राजपत राय आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाला राजपत राय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही हमको गलत मिल गया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर सही हो जाएगा। लेकिन आगे देखते हैं, दुर्गेश नंदी की बात करते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी सही है। अगर हम बात करते हैं इंडिया विंग्स फ्रीडम की, तो अबुल कलाम आजाद भी सही है। पावर्टी और ब्रिटिश रूल इन इंडिया की नौरोजी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही गलत दिया गया, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा सही नहीं है। आगे है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा। क्या था? तो अहिंसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे है 79 में, हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो ये कन्नौज था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने उपाधि धारण किया था। कौन सा उपाधि को धारण किया था शेर खान ने? इसको आपको जो है इसका आंसर देना है। तो ये आपका हजरता ए आलम की उपाधि धारण किया था। हालांकि अगर हम बात करते हैं शेर शाह को जो है शेर की उपाधि किसने दिया था? तो बहार खान लोहानी के द्वारा दिया गया था। और बहार खान लोहानी जो था वो दक्षिण बिहार का एक शासक हुआ करता था। एक तलवार में एक शेर को काटने के कारण ही बहार खान लोहानी ने शेर शाह को शेर खां की उपाधि से सम्मानित किया था। चलिए आगे है, लॉर्ड मैकाले संबंध किससे था? तो लॉर्ड मैकाले की बात करते हैं तो विधि संहिता से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब आया था? 1835 में आया था, आप याद रखिएगा। प्रथम विधि आयोग की गठन की बात करते हैं 1835 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही किया गया था। ये वही विधि से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये दिल्ली में किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? ये आपको याद रखना है। प्राथमिक शिक्षा पे दिया गया था। किस पे दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पे दिया गया था। और किसके द्वारा ये लाया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा, आपको याद रखना है, लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। अगर हम रिपन की बात करते हैं तो ये 1880 से लेकर के 1884 तक इसका कार्यकाल रहा, आप ये भी याद
रखिएगा। भारत में नियमित जनगणना की बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरुआत हुआ है। वैसे आपसे जनगणना की बात करें तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो ये आप जानते होंगे 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। देखिए ऑप्शन में कहां दिया गया है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1919, यही सही आंसर होगा। आगे अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? ये आपका 1932 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुभाष चंद्र बोस को जो है राष्ट्रपिता कह के किसने संबोधित किया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा। इनका जन्म की बात करते हैं तो 1897 में हुआ था। कब हुआ था? 1897, यानी कि 23 जनवरी 1897 में हुआ था। और भारत सरकार के द्वारा 23 जनवरी को इन्हीं के जन्मदिन पर भारत में पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किए हैं और इस बार मना भी था। चलिए आगे, जिनमें से कौन सा सही नहीं है? बसिन की संधि की बात करते हैं तो 1802, ये तो सही है। इसके बाद मंदसौर की संधि की बात करते हैं 1818, ये भी सही है। इसके बाद मंगलौर की संधि की बात करते हैं, मेरे दोस्त 1780 नहीं होना चाहिए, इसका राइट आंसर कब क्या होना चाहिए? 1784 होना चाहिए। इसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात करते हैं तो श्रीरंगपट्टनम की संधि भी सही है। यानी कि आपसे इसमें कहा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं होगा, क्योंकि 1780 दिया गया है जो कि हुआ था कब? 1784 से। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं मैसूर युद्ध के दौरान जो है तीन संधि हुई थी और कौन कौन से संधि हुई थी उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, पहला संधि कौन सा था? मद्रास की संधि। कौन सा था? मद्रास की संधि। और ये कब हुआ था? ये आपका 1769 में हुआ था। और हम बात करते हैं मंगलौर की संधि की, तो ये आपको कब हुआ था? 1784 में हुआ था। और हम बात करते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि की, श्रीरंगपट्टनम की संधि की, तो ये कब हुआ था? ये आपका 1992 में हुआ था, सॉरी 1792 में हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्त? 1792 में हुआ था। ये मैसूर युद्ध चल रहा था। प्रथम आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम मैसूर युद्ध के दौरान जो है कौन सी संधि हुआ था? मद्रास की संधि हुआ था। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कौन सा संधि हुआ था? मंगलौर की संधि हुआ था। और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कौन सी संधि हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। और आगे कोई संधि नहीं हुआ था, क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हो जाती है। चलिए आगे है, एक बगल 1857 की क्रांति से भारतीय नायक दिया गया है और एक बगल केंद्र दिया गया है। आपसे इसमें कह रहा कौन सा सुमेलित है? यानी कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर से नाना साहब थे, ये सही है। जगदीशपुर की बात करते हैं तो कुंवर सिंह, ये भी सही थे। फैजाबाद की बात करते हैं तो अजीमुल्ला, मेरे दोस्त फैजाबाद से अजीमुल्ला ना होकर के ये मौलवी अहमदुल्ला होना चाहिए था, जो कि ये गलत दिया गया है। और फतेहपुर की बात करते हैं तो ये भी आपको ये तो आपको देखने में ही गलत मिलता है, यानी कि 3 का ये 4 होना चाहिए, मौलवी अहमदुल्ला होना चाहिए। इस प्रकार से आपको सही से सम्मिलित करना है तो ऑप्शन ए और 2 ही सही हो जाएगा। यानी कानपुर से बात करें तो नाना साहेब हो जाएंगे और जगदीशपुर से बात करते हैं तो कुंवर सिंह हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत बिहार में निवास करते हैं? तो 8.6%। कितने प्रतिशत करते हैं? तो 8.6% करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। और हम बात करते हैं भारत की क्षेत्रफल में बिहार का कौन सा स्थान है, तो आपको लिख लेना है 12वां स्थान है। अगर आप बात करते हैं जनसंख्या में कौन सा स्थान है बिहार का, इसमें 3रा स्थान है। अगर हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व में कौन सा स्थान है बिहार का राज्य में, तो पहला स्थान है। आप इसको देखने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे है, भारत में वर्णित मंदार पर्वत किसका प्रयोग समुद्र मंथन के लिए किया गया? स्थित ये कहाँ है, लोकेटेड कहाँ है? ये बिहार में लोकेटेड है। आप इस चीज को याद करने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, प्रमुख हाथी आरक्षित क्षेत्र असत मिलान करना है। मयूर झरना दिया गया है। इसके बाद क्या है? हाँ, एक मयूर झरना है, इसके बाद मयूर भुंज है, इसके बाद रॉयल है, इसके बाद क्या है? पूर्वी दायर्स है। देखिएगा, ये तो सही है। इसके बाद मयूरभंज की बात करते हैं तो ओडिशा में ये भी सही है, लेकिन रॉयल शायद गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 92 में क्वाड लीडर समिट 2024 की मेजबानी किसे सौंपा गया? ये किसको सौंपा गया? तो ये भारत को सौंपा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका दिया गया है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में कहां सी हैरियर लड़ाकू विमान SH-606 म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे है, ये सब करंट दिया गया है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान
मोचा होना चाहिए का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए है सूरीनाम, बी है भूटान, तीसरा है बांग्लादेश। देखिए ये मन नहीं होना चाहिए, ये यमन होना चाहिए, यह छूट गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यमन होना चाहिए। चलिए आगे है, सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहा भारत की पहली जल मेट्रो संचालन शुरुआत किया है? तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कहां, तो कोच्चि में किए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 97 है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित करने का फैसला लिया है? तुंगनाथ मंदिर की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए आगे है, वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये बनी है दीपिका मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास की बात करते हैं तो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा निकोबार के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, प्रारंभ में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो 389 था। मेरे दोस्त ये कैसा टेस्ट लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर टेस्ट अच्छा लगा होगा तो साप्ताहिक वीकली टेस्ट इस प्रकार की टेस्ट होती है यहाँ, और मैं ये भी बताऊंगा आखिर में कितना हाईएस्ट गया था। मैं बता देता हूँ, इसका हाईएस्ट जो मार्क्स दिया गया था यहाँ जो आया था लोगों का, वो हाईएस्ट मार्क्स जो है 169 के करीब में इनका हाईएस्ट मार्क्स रहा है। आप लोग को इस टेस्ट में कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लग रहा होगा कमेंट जरूर करिएगा, फिर हम नए दिन आपको जो है इस वीडियो को अपलोड करते रहेंगे इसी तरह वीडियो पे। चलिए तब तक के लिए आप लोग अच्छा से पढ़ाई करिए, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।